नमस्कार दोस्तों। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर वीना विज जी की लिखी कहानी धुएं की लकीर। दोपहर से उसका पार्थिव शरीर कमरे के बीचों बीच कालीन पर पड़ा है। घर में कोई भी नहीं है। उसकी आत्मा अभी वहीं मंडरा रही है, मानो शरीर पर से कपड़े उतारने की तरह उसने शरीर को छोड़ा हो। उसे कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन वह देखेगा सबके रंग ढंग। कहते हैं ना कि शरीर को त्यागने के बाद आत्मा वहीं मंडराती रहती है 1-2 दिन तक। अब वह केवल दृष्टेता है, सबकी सच्चाई को परखेगा। सांझ ढले दरवाजे में बाहर से चाबी घुमाने और बातें करने की मिली जुली आवाजें आईं। वह समझ गया कैली ऑफिस से रॉबिन को साथ लेकर आई है। एक ही कंपनी में काम करने से दोनों में गहरी छनती थी। जब तक हकीकत से दो चार नहीं हुआ था, अबीर उन दोनों के संबंध को सदा संदेह से ही देखता रहा था। कुछ साल पहले की बात है। इंडिया से भाभी आई हुई थी। एक दिन कैली ऑफिस जाते हुए बोली, धरा ने कुछ सामान मंगवाया है, शाम को रॉबिन के घर धरा का बैग देने जाना है। रॉबिन सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, उसे हॉस्टल में पहुंचा देगा। अबीर ने सामान बैग में डालकर अपनी कार की डिक्की में रख लिया और भाभी को भी बोला कि वे तैयार हो जाएं। इसी बहाने थोड़ा घूमना हो जाएगा। शाम को जब कैली आई तो बैग का पूछकर उसने बैग अबीर की कार से निकालकर अपनी कार में रखा। इस पर अबीर ने कहा कि हम भी चल रहे हैं, भाभी को थोड़ा घुमा लाएंगे। इसी कार में चलते हैं ना। तो अपनी कार में बैठते हुए बोली, क्या करेंगे आप सब वहां जाकर? भाभी को फिर घुमा देंगे। और कार घुमाकर ये गई कि वो गई। वे दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए थे। तभी अपमान का कड़वा घूंट पीता अबीर गुस्से से चीखा था, हरामजादी, यार के घर जा रही है, हमें कैसे साथ ले जाती? हमें उसका एड्रेस मालूम हो जाता। भाभी तो कमाऊ पत्नी का रुआब समझ रही थी, पर अबीर की बात सुनकर तो उनका मन कैलाश उर्फ कैली के लिए कड़वाहट से भर उठा। अमेरिका में नाम को छोटा करके बुलाने का भी चलन है। फिर तो वो जब तक रहीं उनका स्वाद कसैला ही बना रहा। लेकिन आज अबीर को लग रहा है कि कितना गलत था वो। खैर, भीतर आते ही अबीर को जमीन पर गिरे देखकर दोनों चौंक गए। कैली चीखी, एबी। उसने मुंह के करीब देखा कि सांस नहीं आ रही थी। वो जैसे ही अबीर को पकड़कर झंझोड़ने लगी थी कि रॉबिन ने उसे एकदम पकड़ लिया और बोला कि पहले 911 को सूचित करो। अमेरिका में आपातकालीन सेवा के लिए सरकारी गाड़ी का नंबर। फिर बच्चों और दोस्तों, रिश्तेदारों को फोन करो। पर कैली वहीं घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अप्रत्याशित घटा देखकर वो भयभीत हो गई थी। रॉबिन ने उसे बेटे शान का फोन नंबर मिलाकर दिया तो वो कांपती आवाज में बोली, शान, जल्दी आजा बेटे, तुम्हारे डैड नहीं रहे। शान सैनडिगो में पढ़ता था। वो उसी वक्त वहां से चल पड़ा। धरा भी हवाई जहाज से चल पड़ी थी। इस बीच स्थानीय दोस्तों को भी सूचित कर दिया गया। तभी सायरन बजाती 911 की गाड़ी आ गई सबसे पहले। नीली यूनिफॉर्म में कोई 4-5 लोगों का मेडिकल स्टाफ धड़ धड़ करता पहुंच गया। अपने अपने ऑपरेटर्स लेकर वे मेन गेट की तरफ फुर्ती से लपके, किंतु कैली ने उन्हें वहीं रोक दिया। टूटने की कगार पर खड़े उनके रिश्ते जैसी हालत में वो बेटे के पहुंचने तक अबीर के मृत शरीर को बिन छेड़े उसी तरह पड़े रहने देना चाहती थी। लेकिन अबीर की आत्मा जानती थी सच्चाई। वह वहीं कोने में खड़ा मुस्कुराकर सोच रहा था, कितनी घाघ है यह औरत, बहुत सफाई से बचा गई है अपना दामन कि कहीं बच्चे उस पर शक न करें। क्योंकि एक वही जानती थी अबीर की मौत का कारण। उसका पीला जर्द पड़ा चेहरा बता रहा था कि वह भीतर ही भीतर भयभीत थी कि कहीं उस पर कोई लांछन न लगे। तभी आंटी ने आकर कैली को रोते हुए गले लगा लिया। सब मगरमच्छ के आंसू हैं, अबीर समझ रहा है। अभी शाम थी, लोग बाग घर पहुंचकर सफर कर रहे थे। खबर मिलती गई और लोग कैली के पास पहुंचते गए। मिसेस रेड्डी ने तो आते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया।
हाय हाय, क्या हो गया अबीर को? भला चंगा था, अभी उम्र ही क्या थी। सबको आते देख सुधा और नीला ने अलमारी से चादरें निकालकर बिछानी शुरू कर दी। वह लॉबी के सोफे पीछे कर दिए। भारतीय माहौल बनाया जा रहा था। अमेरिका में जब दिल करे भारतवासी अमेरिकन बन जाते हैं और जब चाहे भारतीय बन जाते हैं। अपनी जड़ों से तो जुड़े हैं ना। सब मौके पर निर्भर करता है। असल में अबीर और कैली के रिश्ते में कुछ सालों से दरार पड़ चुकी थी, जो बच्चों से छिपी नहीं थी। वे कई बार तलाक लेने की बात करते, लेकिन बच्चों की शादी तक गाड़ी किसी तरह खींचनी ही पड़ेगी। इतना विचार कर रुके हुए थे। बच्चे जब भी छुट्टियों में घर आते, इन दोनों की बहस से तंग आकर घर से बाहर दोस्तों के साथ समय बिताते और फिर चले जाते थे। शाम के समय अबीर एमएससी अमेरिकन मूवी चैनल पर मूवी देखने का शौकीन था। ऐसे में कैली भी ऑफिस से आ जाती और बुरा सा मुंह बनाकर के साथ कोई ना कोई तिरस्कार भरे वाक्य बोल जाती। अबीर अपने कान के पर्दों के फाटक आपस में खुले रखता, जिससे वो वाक्य एक कान से दूसरे कान में होते हुए बाहर निकल जाते। अलबत्ता क्रोध से उसकी टांगें कुछ देर जोर जोर से हिलती पर विवश हो शयने शयने रुक जाती। आखिर ऑफिस से घर आने पर उसके पास टीवी के अलावा होता भी क्या था वक्त बिताने को। तभी अबीर की आत्मा ने देखा कि कैली ने भीतर जाकर सलवार कमीज चुन्नी पहनी। शायद पाश्चात्य परिधान में रोने का प्रभाव ठीक नहीं रहना था। हाय कैली, ये क्या हो गया तेरे साथ? कहती लाली ने आते ही कैली को ऐसे अपनी बाहों में समेट लिया कि कैली उसके कंधे पर सिर रखकर सुबकने लग गई। उसके सारे दोस्त बैठे उसी की बातें कर रहे थे कि इन दिनों अबीर चुप चुप हो गया था। सब सुन अबीर की आत्मा कोने में ठहरी हुई मुस्कुरा रही थी। रात घिराई थी। इंडिया भी खबर कर दी गई थी। टन टन टन, बीच बीच में टेलीफोन की घंटियां बज रही थीं। 911 के स्टाफ ने लाश के पास किसी को नहीं जाने दिया। दवाई की अलमारी के सामने नीचे ढेरों दवाई की गोलियां बिखरी पड़ी थी। एक दवाई की शीशी भी लुढ़की पड़ी थी, जिसे नोटिस करते हुए उमा जी ने साथ बैठी लेडीज से कहा, लगता है अबीर को घबराहट हुई होगी तो टम्स खाने लगा होगा। और कुछ खा नहीं सका बेचारा। तभी सबसे उम्र में बड़ी इंदिरा आंटी तरस खाती बोली, अरे कोई कैली को पानी तो पिलाओ, रो रो कर इसका गला सूख रहा होगा। एक कोने में दरवाजे से सटी आधी भीतर आधी बाहर मुंह में चुन्नी का कोना दबाए खड़ी थी मीरू, कैली की जान उसकी अपनी, जो कैली को रोता देखकर आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसका अबीर की मौत से कोई लेना देना नहीं था। इस बात को अबीर के अलावा कोई नहीं जानता था। असल में कैली और मीरू की बहुत गहरी दोस्ती थी। मीरू नाजुक सी, छोटे कद की, बेहद सीधी दिखती थी। उसका पति काम के सिलसिले में कभी कभी महीनों बाहर गया रहता था। एकदम अकेली होने से पीछे सुख दुख में उसे कैली का ही सहारा रहता था। अबीर इस बात को समझता था, क्योंकि उसकी बेटी भी दूर न्यूयॉर्क में पढ़ती थी। मीरू के पास बेशुमार दौलत थी। आए दिन एक से एक बेनायाब विदेशी सामान से उसका घर सजता था। धरा के फ्लैट के लिए उसी का फर्नीचर भेजा था कैली ने। सारा का सारा सामान सेकंड हैंड किंतु विशेष आधुनिक था। धरा बेहद खुश थी। कैली अधिकतर ऑफिस से घर आकर सांझ ढले मीरू के घर चली जाती थी, फिर न जाने कब वापस आती थी। वहां सबके पास घर के मेन दरवाजे की अपनी अपनी चाबी होती है। किसी किसी शनिवार को जब बच्चों का प्रोग्राम नहीं होता घर आने का, तो ये वहां रात भी रह जाती थी। अबीर को इन सब बातों की आदत सी हो गई थी। वह एकांत में ही अपने को सहेज लेता था। शुरू शुरू में वो जब कभी रात को कैली के पास जाता, तो वो उसे गुस्से से परे धकेल देती थी। एक रात सोई हुई को पहले की तरह प्यार करने लगा तो उसने खड़े होकर उसे गुस्से से ऐसे देखा जैसे अबीर ने कोई पाप कर दिया हो, और उस दिन से उसने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। शान आ पहुंचा था। बाहर खड़े सारे मर्द उसके साथ साथ भीतर आए। 911 का स्टाफ कार्यशील हो उठा। उन्होंने लाश का मुआयना शुरू करने के लिए शान के दस्तखत करवाए और सब कुछ टेस्ट करके बताया कि मानसिक तनाव बहुत अधिक बढ़ जाने से हार्ट फेल हुआ है। इसके पश्चात वे बाहर निकल गए, क्योंकि धरा रोती बिलखती आकर अपने डैड की बॉडी से लिपट गई थी। डैड, आई नीड यू। वेयर आर यू डैड? गेट अप गेट अप।
और अबीर को झिंझोड़ने लग गई। वहाँ जितने लोग थे सबकी आंखें नम हो गई। अपनी लाडली को बिलखता देखकर अबीर की आत्मा भी बिलख उठी, किंतु किसी को क्या पता। शान भी बहन के साथ हिचकियां लेकर रो रहा था। कैली ने रोते हुए धरा को संभालना चाहा तो माँ को तिरस्कृत नजरों से देखते हुए धरा ने उसका हाथ परे झटक दिया। यहाँ अबीर की आत्मा को बेहद शांति मिली। रोते रोते धरा भीतर जाकर कमरे में बने छोटे से घरेलू मंदिर के समक्ष बैठकर सुबकने लगी। नीतू, शोभा और लाली आंटी उसके पीछे पीछे भीतर आईं, पर कुछ कह नहीं पा रही थीं। बेटी का पिता के लिए ऐसे रोना स्वाभाविक था। वो कहती भी तो क्या। लाली ने उसे कंधे से पकड़ा व उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरती रही। ऐसे में शब्दों से अधिक स्पर्श और चेहरे के भाव असल सांत्वना देते हैं। डैड की जगह शान आज घर का मर्द बन गया था। डॉक्टर दिनकर, अभय व गिरीश अंकल ने उसे संभाला और 911 को उनकी अगली कार्यवाही करने दी। वे अबीर की लाश को मॉर्चरी में रखने के लिए ले जा रहे थे। आज रविवार था, लेकिन संस्कार शनिवार को 12 बजे होगा, क्योंकि शनिवार को सबकी छुट्टी होती है। सब आसानी से पहुंच सकते हैं, वहीं इकट्ठे होंगे। उन्होंने बताया, अबीर के नए कपड़े उसे तैयार करने के लिए भिजवा दें। वह मृत व्यक्ति को पूरे मेकअप से तैयार करते हैं, जिससे उसकी आखिरी छवि सबके स्मृति पटल पर सुंदर बनी रहे। साथ ही बता दें कि ताबूत किस लकड़ी का बनवाना है। जो जितना पैसा खर्च करना चाहता है उसके अनुसार ही चंदन, रोजवुड, देवदार या चीड़ की लकड़ी का बनवाता है। उसी में मृत शरीर को रखकर बिजली की भट्टी में जलाते हैं। उसके पश्चात बताया कि इतवार को चौथे पर उठाला करेंगे। अबीर का मृत शरीर तो जा चुका था, लेकिन उसकी आत्मा उन सबके बीच ही घूम रही थी। कैली सबके बीच में मुंह ढांपे बैठी थी, मानो उसका सब कुछ उजड़ गया हो। उजड़ा तो अबीर था, जो अपने घर की इज्जत बचाने की खातिर किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। कभी कभी अपनी दैहिक प्यास बुझाने वह कसीनो जाता, लेकिन उसका मन नहीं मानता और वह 2 पैग विस्की पीकर मायूस हो घर आ सो जाता। वह हैरान परेशान था कि कैली उससे नफरत क्यों करने लगी है। किसी की नफरत या उदासीनता के संत्रास को झेलना अति पीड़ादायी व दुष्कर है, पर अपने घर की इज्जत बनी रहे इसलिए वो कभी किसी को बता भी नहीं सका था। तब प्रहार स्वयं ही झेलता रहा और मानसिक तनाव को अकेले झेलता जहान से चलता कर गया था। हुआ यूं कि एक रात अचानक धरा आ पहुंची, जबकि इस सप्ताहांत पर उसने नहीं आना था और कैलू मीरू के घर 2 दिनों के लिए रहने चली गई थी। अबीर ने सोचा कैली को बुला लिया जाए, इसलिए उसने कैली को 3 बार फोन मिलाया। उसने उठाया नहीं। मीरू ने भी नहीं उठाया। इस पर अबीर के मन में संदेह उठा कि हो न हो कुछ गड़बड़ है। उसने कार निकाली और स्वयं ही वहां के लिए निकल पड़ा। मीरू के घर के कुछ पहले ही उसने कार पार्क की और पैदल ही उसके बेडरूम की खिड़की की ओर मुड़ गया। उसे शक था कि जरूर रॉबिन वहां आया होगा। रात अपने यौवन पर थी, अर्थात बेडरूम में ही जवानी की खिलवाड़ हो रही होगी। यह सोच उसने करीब से देखा। हल्की हल्की रोशनी पर्दों से छनकर बाहर आ रही थी। उसने कान को खिड़की से सटा दिया। उसने 2 औरतों की आवाजें सुनी, साथ ही सुनी उनकी बातें। अप्रत्याशित वार्तालाप, अविश्वसनीय, जैसे सेक्स करते समय पति पत्नी के बीच होती है। जब अपने कानों पर भरोसा न हुआ तो उसने भीतर झांकने का भरसक यत्न किया। कुछ देख पाने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बेहद घबरा गया। अपनी पत्नी और ऐसी, वह तो क्या, कोई भी ख्वाब में भी इस घिनौनी हरकत के विषय में नहीं सोच सकता था। उसे उबकाई आ रही थी। वह वापस जाकर कार में आंखें बंद करके बैठ गया। उसे लगा वो गधा है, उल्लू है, बेवकूफ है। न मालूम ये सब कुछ कितने समय से चल रहा था। उसे याद आने लगा कैली का बराबरी का लड़ना कि वह भय खा जाता था। मीरू के पति का कई कई दिनों तक न होना और इस पर कैली का उसे पुचकारना व प्यार भरी नजरों से देखना। कैली का आधी रात के बाद घर के दरवाजे में चाबी घुमाना, चुपके से आकर सो जाना। वह जब कभी कैली के पास गया उसने दुत्कार दिया था। धारा के जन्म के बाद से वह अबीर से धीरे धीरे दूर होती चली गई थी। कैली का बेरुखी, उस पर ताने कसना,
साथ ही मर्दों जैसा रुआब झाड़ना, उसके हाथों की उंगलियों का गुस्से में ज्यादा लंबा लगना, हाथ में पकड़ा हुआ कोक का कैन ही फेंक देना आदि ढेरों बातें। उससे सहन नहीं हो रहा था कैली का यह रूप। स्वयं की पत्नी को परपुरुष के साथ देखना तो प्रकृति के अनुकूल है, किंतु कल्पना से भी परे पर स्त्री संग अप्राकृतिक क्रीड़ाओं में लिप्त देखना। और उसने खिड़की का कांच नीचे खसकाकर वहीं बाहर उल्टी कर दी। फिर कार स्टार्ट कर वापस आ गया। धरा तो कब की सो चुकी थी, वह भी जाकर लेट गया। सालों से उसका बेडरूम किसी ने नहीं बांटा था। वहां व्याप्त था विकराल अकेलापन। इस एकांत में शारीरिक भूख की गंदी सच्चाई ने उसे हिला दिया था। उसके सीने में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था। उसे अपनी पहले वाली कैली याद आ रही थी, जो केवल उसकी थी। एक बार खाने के टेबल पर खाना खाते समय किसी बात पर अबीर ने अपना हाथ कैली की जांघ पर रखा, तो उसने उसी पल झटके से उसका हाथ परे झटक दिया था। यह तिरस्कार अबीर को भीतर तक गाल गया था। वह नामर्द नहीं था। पत्नी के रहते भी कुछ लोग अन्य स्त्रियों से संबंध रखते हैं, लेकिन उसमें संयम था। हाँ, जब कभी मूड खराब होता, मन के अंधेरे कोने में व्याप्त पीड़ा की वेदना उफान मारती, तो वह विस्की के 2 पैग लेकर सो जाता था। रात के सन्नाटे में दीवार की घड़ी की टिक टिक से उसके दिमाग की नसें फटने को थी। उसकी नस नस में एक खालीपन पसर रहा था कि उसे बाहर के दरवाजे में चाबी घुमाने की आवाज लगी। शायद कैली ने फोन का मैसेज सुन लिया था। धारा के आने का तभी आ गई थी। उसका दिल किया कि जाकर उसे खूब पीटे, लेकिन वह अमेरिका में था, इंडिया में नहीं। धारा भी थी घर में, सो अभी चुप्पी भली। 2 दिन रहकर धारा हॉस्टल वापस चली गई। इस बीच अबीर मुंह ढापे कमरे में ही पड़ा रहा। वह हाँ हूं के अलावा कुछ भी बात नहीं कर रहा था। कैली के ऑफिस से लौटने पर उसने उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। वो आकर उसके सिरहाने खड़ी हो गई। अबीर ने एकदम से सीधा प्रहार किया। बोला, मीरू के साथ तुम्हारा संबंध अनैतिक और घृणास्पद है। मैं सब जान गया हूं। तुम मुझे दुत्कारती रही, पर मैंने कभी पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाए। मैं तुम्हें ही प्यार करता रहा। धोखेबाज, यू चीटर। दिल करता है तुम्हारा गला घोट दूं। साली, कुछ सालों से ऐश कर रही है। कैली के काटो तो खून नहीं। जैसे चोरी पकड़े जाने पर चोर उल्टे वार करता है, वो भी छोड़ते ही चिल्लाई, बकवास मत करो। अपने अकेलेपन से तंग आकर नया काम कर रहे हो, मुझ पर बेबुनियाद लांछन लगाकर। होश में तो हो तुम। और पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी तो अबीर ने उसकी कलाई पकड़ ली, खींचकर उसे पास बैठा लिया और बोला, तुम्हें प्रूफ चाहिए तो लो सुनो। और उसने सारा किस्सा उसे सुना दिया। अपने ही मुंह पर अपनी करनी का कच्चा चिट्ठा सुनकर वो भीतर तक कांप उठी। लेकिन उसका हाथ झटक कर खड़ी हो पागलों की तरह जोर जोर से अट्टहास कर उठी, जिस पर अबीर ने घृणा से उसके मुंह पर जोर से थूक दिया। अमेरिका में आप पत्नी पर हाथ नहीं उठा सकते, सजा हो सकती है। सोचने लगा कि वो भारत में होता तो इसे बताता। थूक को जोर से हाथ से पोंछते हुए वो चीखी कि ये उसका शरीर है। वो जिस किसी के साथ अपनी मर्जी से उसे बांटे, उसको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति के बिना महीनों रहने से मीरू प्यार के लिए तड़प रही थी। उसके सानिध्य से मीरू की दैहिक भूख की तृप्ति हुई और उसे भी आनंद भोग हुआ। मीरू के अकेलेपन में रोने बिलखने से, उससे हमदर्दी में प्यार करते समय कब सब बदल गया उसे मालूम ही नहीं हो सका। अब तो सालों बीत गए हैं। उसने तो मीरू को जीवन दान दिया है, हंसी खुशी दी है। यह 2 दिल 2 बदन मिलने का संबंध है, फिर वो किसी के भी हों। वह दोषी नहीं है, उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। यह कहते हुए उसने मारने के लिए अबीर की गिरेबान में हाथ डालना चाहा, लेकिन अबीर अपना गिरेबान छुड़ाकर घर से बाहर निकल गया। कार में बैठते ही उसने आंखें बंद की और दोनों हाथों से अपने बाल नोच लिए। वो क्या करे क्या न करे, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने कार घुमाई और अपने दोस्त डॉक्टर दिनकर के घर चल पड़ा। पहले भी वे कई बार साथ बैठा करते थे। औपचारिक बातों के पश्चात उसने जो भी पूछा और जो कुछ समझा वह हैरान कर देने वाला था। उसने पूछा, यार एक बात बता, क्या साधारण स्त्री जो 2 बच्चों की माँ बन चुकी हो, क्या कभी वो समलैंगिक में बदल सकती है? पति के होते हुए भी उससे संबंध न रखकर क्या पर स्त्री से संबंध बना सकती है? उत्तर,
तू यह सब क्यों पूछ रहा है? बस यूं ही कुछ पढ़ रहा था, अपना संशय मिटाना चाहता हूँ। डॉक्टर बोला, ये शरीर के केमिकल इम्बैलेंस का खेल है। जैसे कि औरत या मर्द में एस्ट्रोजन की कमी या बहुतायत होने से हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना है। एक यह कारण है। कई लोग इसका होना औरत की डिलीवरी के बाद कुछ हद तक मानते हैं। दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस मानते हैं। कई बार तो वे समलैंगिक भी हो जाते हैं और भिन्न लैंगिक भी साथ साथ बने रहते हैं। लेकिन अधिकतर ये समलैंगिक ही बने रहते हैं। अपने प्राकृतिक स्वभाव व शारीरिक बनावट के अनुसार वे स्वयं एक दूसरे में ही संतुष्टि पा लेते हैं। मनुष्य मात्र का इस पर वश नहीं रह पाता है। हमारा भारतीय समाज इसे मान्यता नहीं दे सका, लेकिन पश्चिम में यह मान्य है। सब बातें सुनकर अबीर समझ तो गया, किंतु दिल मान नहीं रहा था। उसने उसके साथ ही डिनर किया और घर वापिस आ सोने का उपक्रम करने लगा। जहां तक वो जानता था, बिन ब्याही सहेलियां, लेस्बियन व बिन ब्याहे दो पुरुष जो आपस में यौन संबंध रखते हैं, गे होते हैं। न्यूज़ में ऐसी चर्चा होती ही रहती है, खासकर आजकल। लेकिन एक स्त्री का पहले साधारण रहकर बच्चे पैदा करना, फिर असाधारण होकर समलैंगिक बन जाना, ये हजम न होने वाली बात थी। हमारे समाज में इसे स्वीकारना बेहद कठिन व दुष्कर है। हमारे भीतर इस विषय में जानते ही घृणा की लहर व्याप्त जाती है। फिर कैसे कैसे वह स्वीकार कर ले? उसके बच्चे शर्म व ग्लानि से कुछ भी वाहियात कदम उठा सकते हैं। वह अपने दोस्तों रिश्तेदारों को क्या बताएगा कि उसकी पत्नी? वह एकांत में चीख उठा, नहीं नहीं। इस अनैतिक संबंध के पर्दाफाश की शर्मिंदगी वो अपने आप में सह नहीं पा रहा था। सारी रात सोना पाने के कारण वह सुबह ऑफिस नहीं जा सका था। घर की चुप्पी में उसे अपने सिर की नसें फटती सी लग रही थीं। सीने में भी रह रहकर दर्द उठ रहा था। वह डगमगाता हुआ मेडिसिन की अलमारी तक पहुंचा और टेलिनॉल निकालने लगा, तो दवाइयों की शीशी व दवाइयां सब हाथ से छूटकर वहीं नीचे बिखर गईं। साथ ही न मालूम दिल की धड़कन रुक गई कि दिमाग की नसें फट गईं। वह वहीं जमीन पर बिछे कालीन पर गिर गया और उसका दर्द सदा के लिए चैन पा गया। कमरे के कोने में उपस्थित वह सोच रहा है कि घर में फैली दूषित अग्नि में स्वयं की आहुति देकर उसने पीछे एक धुएं की लकीर छोड़ दी है, जो हौले हौले व्योम में फैलकर अपना अस्तित्व खो देगी, जिससे उसके परिवार, उसके बच्चों पर कोई निशान नहीं रहेगा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वीना विज जी की लिखी कहानी धुएं की लकीर।